स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और आज कहानी कुर्सी की में उन नामों की चर्चा हो रही है जिनको मिलने जा रही है मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी। भोपाल में जबरदस्त एक्शन जारी है। विधायक दल की बैठक होने जा रही है। अब से थोड़ी देर में भाजपा के जीते सभी 163 विधायक बीजेपी के दफ्तर में मौजूद हैं। केंद्र की तरफ से भेजे गए पर्यवेक्षक वहां पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं वहां पर, और आज थोड़ी देर में यह फैसला हो जाएगा कौन बनेगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। क्या शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे? 17-18 साल जिस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली, क्या उसे एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश की कमान सौंपेगा? क्या प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, चुनाव लड़े जीते, उन पर भरोसा जताया जाएगा, एक नया नेतृत्व दिया जाएगा? प्रहलाद पटेल वो चेहरा हो सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक अपनी ओर से इस उम्मीद में हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। पार्टी में आए 3 साल हो चुके हैं। 2020 में उन्होंने भाजपा की सरकार बनाने में मदद की और इस बार अच्छा प्रदर्शन हुआ उनके प्रभाव वाले इलाकों में। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया वो नाम है, या फिर कोई और चेहरा, कोई सरप्राइज फैक्टर हो सकता है मध्य प्रदेश को लेकर के? जो हमें बताया जा रहा है वो ये कि नाम यहां केंद्र से, पार्टी की तरफ से तय है और वो अब वहां जाकर विधायकों के सामने रखा जाएगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का जो आज धारा 370 को लेकर फैसला आया केंद्र के पक्ष में, उसको लेकर के गृहमंत्री अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं। अच्छा, वो बातचीत उन्होंने जो कहा वो आपको हम सुनवाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन फिर आपको जरा एक बार हम भोपाल लेकर के चलें और दिखाते हैं कि वहां पर इस वक्त क्या कुछ गहमा गहमी चल रही है। विधायक एक एक करके पहुंच चुके हैं अंदर, और पहले एक सामूहिक चित्र खींचा जाएगा, फोटो होगी, और उसके बाद फिर विधायक दल की बैठक शुरू होने जा रही है। अनुराग अमिताभ वहां से हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी, तो आपको लाइव वहां का अपडेट हम देंगे। लेकिन क्या आप कितना वक्त दर्शक जानना चाह रहे होंगे जब तक उम्मीद है कि कुछ नाम सार्वजनिक हो जाए? देवेंद्र और सौरभ, 1 से 3 की जो बैठक है वो तो निहायत ही सिर्फ लंच और रजिस्ट्रेशन, तो उस दरमियान तो नहीं पता चलेगा। 4 बजे से विधायक दल की बैठक है, तो 4 से 3 के बीच पर्यवेक्षकों के साथ कुछ बड़े नेताओं की जो मुलाकात होगी उसमें उस नाम का इंडिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि उसमें आमतौर पर प्रक्रिया ये रहती है कि उस समय पर्यवेक्षक ये बता देते हैं ताकि किसी का कोई जो बहुत ज़्यादा समर्थक हो वो कोई ऐसी स्थिति ना खड़ी करे। तो उस लिहाज से बड़े लोगों को इंडिकेशन दे दिया जाता है कि पार्टी का ये फैसला है, और वहीं से वो बात फिर लीक भी हो जाती है, क्योंकि सबके समर्थक इस उम्मीद में रहते हैं कि हमारे नेता का हो रहा है, वो लगातार नेता से पूछ रहे होते हैं, तो वहाँ पर फिर वो तस्वीर को क्लियर मसलन जो पर्यवेक्षक गए हैं, मनोहर लाल खट्टर जी, के लक्ष्मण जी, आशा लकड़ा जी, ये सब बैठेंगे वहाँ सीनियर लीडर्स के साथ 4 बजे विधायकों के सामने जाने से पहले। उसके पहले अनौपचारिक तौर पे ये बैठेंगे और वहां पर ये हो जाएगा कि पार्टी नेतृत्व का ये फैसला है। उस समय ही इन लोगों को भी उसी समय पता चलेगा। बैठक में जाने से पहले फिर वहां से वो फोन करेंगे, एक बार बातचीत करने के बाद फिर यहाँ से नाम बता दिया जाएगा, फिर ये नाम ये उन लोगों को बता देंगे। इस बात की कोई संभावना है, गुंजाइश रहती है कि वहाँ रिएक्शन हो, या कोई नेता जो है, जैसे कोई जो भी कोई सोच रहा हो, मान लीजिए शिवराज जी का नाम नहीं है तो शिवराज रिएक्ट करे, या कोई और बड़ा नेता रिएक्ट करे? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आमतौर पे जहां इसकी आशंका ज़्यादा होती है वहां हेवी वेट को भेजा जाता है। जैसे राजस्थान में आप देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी को भेजा जा रहा है। जहां इसकी आशंका ना हो वहां पे आप पर्यवेक्षक के तौर पर किसी को भी भेज सकते हैं, लेकिन जहां जहां ये डर हो वहां पर पर्यवेक्षक हमेशा से हेवी वेट को भेजा जाता है, या उस व्यक्ति को भेजा जाता है जो कि जिसके बारे में आशंका हो कि ये कुछ विरोध कर सकते हैं, उनके साथ उनके इक्वेशन अगर बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में फैसला नहीं लेना हो, तो वैसे व्यक्ति को भेजा जाता है। एमपी में ऐसी गुंजाइश नहीं है? एमपी में दूर दूर तक ऐसी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही, ना ही पार्टी का ये कोई कंसर्न नजर आ रहा है। किसी भी लेवल से पूछें आप तो वो इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कहीं से कि ये कोई कंसर्न हो कि लीडरशिप को लेके हमें कोई बहुत दिक्कत हो रही है। वो क्लैरिटी इतना बस दिया जा रहा है सौरभ कि शुरू से जो डिसाइडेड था उस पर पार्टी काम कर रही है। और ये जो डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला जो छत्तीसगढ़ में चला है, क्या यहाँ भी वैसी उम्मीद करें? बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, इसमें बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। और ये तय मानिए कि अगर ओबीसी सीएम होगा, जो कि शिवराज सिंह चौहान के हटाने के बाद वही लग ही रहा है, तो वैसे कंडीशन में फॉरवर्ड कम्युनिटी का कोई डिप्टी सीएम रखा जाएगा। और उनका जो महकमा होगा, हम सभी जानते हैं, जैसे पिछली बार की सरकार ही आप देखें तो नरोत्तम मिश्रा को कैसा महत्वपूर्ण महकमा दिया गया था, गृह मंत्रालय, तो उस तरह का फॉरवर्ड फेस को रखा जाएगा डिप्टी सीएम के तौर पर। और जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे, अगर सीएम ओबीसी, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वहां पे ज्यादातर फॉरवर्ड रखती है। अच्छा, एक देखिए ये भी चर्चाएं थी कि 3 राज्यों में जो जीत हुई है इसमें ट्राइबल वोट बहुत मिला है बीजेपी को। जो आरक्षित सीटें थी, ट्राइबल सीटें, वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत शानदार रहा है इस बार। तो इस लिहाज से वरीयता दी जाए उस समाज को भी, तो वो छत्तीसगढ़ में काम हो चुका है। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा चर्चाएं इस बात की हैं कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो किसी महिला को आगे बढ़ाया जाए, अब चाहे वो डिप्टी सीएम के तौर पर हो
प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अगर कोई भूमिका वहाँ किसी की बनती है तो ये चर्चाएं देखिए आम है। और ओबीसी की तो लगातार हम बात करते हैं, हर प्रदेश में ओबीसी सबसे बड़ा वोट बैंक है, तो ओबीसी को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर आपको लगता है कि एक चर्चा वहाँ से एक महिला की तरफ से आई थी भी, जब बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी, भाई महिला किसी महिला को कमान मिलनी चाहिए या बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? नहीं, फिलहाल तो अभी मध्य प्रदेश में कोई ऐसी महिला नेत्री नहीं दिखती है कि जिसको मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी देखे। लेकिन ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में महिलाओं को जिस तरह से बढ़ा रही है, और अकेली पार्टी है देश की जिसने कहा कि हम अपने पदाधिकारियों में 33% आरक्षण देंगे। यानी जो उनकी जो टीम बनती है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, उसमें वो ये कोशिश करते हैं। कई बार वो कोशिश नहीं भी पूरी हो पाती है। अब यहाँ मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जिसको हम कहते हैं थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है कि महिलाएं महिलाएं, लेकिन मुझे तो ऐसे दिख रहा है कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए कतार में लगकर वोट देती हैं। शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना एक निश्चित तौर पर फहराती हुई पताका है। लेकिन जो मैं पहले भी कहता रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं में जिस तरह की प्रभावी एक उपस्थिति हुई है, उसके पीछे अगर कोई एक व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी उज्ज्वला हो, जिनका शौचालय हो, जिनकी बिजली हो, जिनकी एक तरह से कहे गृह स्वामिनी को लेकर जो योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार ने की है, वो अपने आप में चमत्कारिक है। और देखिए, आप अगर ध्यान से देखें तो कल एक फोटो आई थी जिसमें शिवराज सिंह चौहान एक मुस्लिम महिला के साथ थे कि उनके घर वालों ने उनका पीटना शुरू कर दिया क्योंकि भाजपा को वोट दिया। लेकिन ये हम बरेली में देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में देख चुके हैं, हम इस तरह के देश के अलग अलग हिस्सों से देख चुके हैं कि भाई हम किसको वोट देने गए, भाजपा को वोट देने चले गए, वहां कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं था। तो कुल मिलाकर सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल फिगर कौन है, वो नरेंद्र मोदी हैं। उनके इर्द गिर्द सारे लोग वैल्यू एडिशन करते हैं और शिवराज जी ने ये किया है। आप सबने जो है शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन 3 नामों पर प्रमुखता हम लोगों ने बात की। कोई और चौथा नाम आपको लगता है कि भाई जो मिस हो रहा हो, कहीं उस पर ना दाव लग जाए? कैलाश विजयवर्गीय? नहीं, मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय पर दांव लगाने की गुंजाइश अब नहीं है। ठीक है, और उसकी एक बड़ी वजह तो यही है कि जातीय समीकरण को साधेंगे। दूसरा, कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह का अनमनापन दिखाया था, ऐसा बयान किसी नेता ने नहीं दिया। तो उमर जी थोड़ा देर से दिमनी गए, लेकिन बयान नहीं आया। प्रहलाद पटेल ने कहा कि हमको तो पंचायत भी लड़ा जाए, पहली बार हमको राज्य में राजनीति करने को मिल रहा है, मैं तो बड़ा खुश हूं। वो वहां गए। सारे नेताओं के ऐसे ही बयान रहे, लेकिन क्या बयान था कैलाश जी का? कैलाश जी का बयान था, मैंने तो सोचा था हेलीकॉप्टर से एक दिन में 7-8 रैलियां करूंगा, लोगों से मिलूंगा, विधायक बनवाऊंगा, अब तो मुझे खुद ही लड़ना पड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी फिलहाल मुख्यमंत्री के तौर पर देखेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। और नरेंद्र सिंह तोमर निश्चित तौर पर बढ़िया नेता हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके बेटे का जो वीडियो आया उसके बाद मुझे लगता है कि उनकी गुंजाइश इस पद के लिए बहुत कम हो। मान ले उनका नाम आगे बढ़ता भी होता या नेतृत्व को पसंद भी होता, तो अब विपक्ष नहीं छोड़ेगा। कितने हमले करेगा अगर आप उन पर पार्टी उनके नाम के साथ जाती है? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भी विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया, जरूर बनाया, और प्रदेश में लगातार इस बात की बात होती रही कि भाई प्रधानमंत्री मोदी करप्शन फ्री की बात करते हैं, उन्हीं के एक बड़े मंत्री के ऊपर आया और प्रधानमंत्री मोदी का बयान नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक परेशानी का सबब उस समय भी रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र सिंह तोमर को अगर मध्य प्रदेश की कमान देने की सोची होगी, तो मुझे लगता है कि फिर उनके बेटे का वीडियो का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा। इसे कैसे डील करना है भारतीय जनता पार्टी का संगठन देखेगा। मुमकिन है उनका नाम बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि बेटे का वीडियो आ गया तो उसके आधार पर नरेंद्र सिंह तोमर को पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर व्यक्तिगत रूप से उनका आप सार्वजनिक जीवन देखोगे तो बहुत साफ सुथरा रहा है, संगठन के कुशल खिलाड़ी रहे, मोदी शाह जी के बहुत अच्छे संबंध हैं, उनके संघ में भी उनका बहुत अच्छा संपर्क रहा है, उनका प्रदेश के 2 बार अध्यक्ष है, दोनों बार सरकार बनाने में उनकी भूमिका रही है, लंबे समय तक प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं, वो केंद्र में 9 साल से मंत्री है, और सहस्त्र रैलियों कभी किसी कंट्रोवर्सी में नरेंद्र सिंह तोमर को आप पिछले 9 साल में ऐसे मंत्री नहीं देखोगे। तो नरेंद्र सिंह तोमर एक व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, हालांकि उनके बेटे के कारण निश्चित रूप से उनके लिए एक असहज स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो इस आधार पर किसी बेटे का एक वीडियो होगा, इस वीडियो आ गया, इस आधार पर मुझे लगता है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व ने सोचा होगा तो खारिज नहीं करेंगे। कोई महिला जिनका नाम आप सुन रहे हो डिप्टी सीएम के लिए या कोई भूमिका मिले उनको? देखिए, महिला संपत्तियां, उइके जी का नाम जो है चल रहा है, वो बिल्कुल संपत्ति, उइके भी एक बड़ी नेता है मध्य प्रदेश से, वो अब बन सकती है। ऋति पाठक एक नाम है जो अभी विधायक चुनी गई है सीधी से, वो भी बन सकती है। इसके अलावा 2-3 और महिलाएं में भी एक महिला, बहुत महत्वपूर्ण महिला का नाम भूल रहा हूँ, वो भी उनकी संभावना है कि वो बन सकती है। उनका सुबह नाम चर्चा में काफी आया था, तो डिप्टी सीएम, हाँ, उनका भी नाम है कि वो बन सकती है। राहुल जी, कोई डार्क हॉर्स
नहीं, मैंने जो नाम आपको कहे हैं मुझे लगता है कि वही नाम जो हैं रहेंगे, चाहे शिवराज जी, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया, इन्हीं में से मुझे लगता है नरेंद्र सिंह तोमर जी को आप बेटे के वीडियो की वजह से देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर अगर उन पे जरा भी डाउट होता बीजेपी को तो कृषि मंत्रालय जैसा मंत्रालय उनको जो है नहीं दिया जाता। बाद में जो वीडियो आया मैं कह रहा हूँ वो देखिए, उसका वीडियो की सत्यता या कितना सही है या कितना गलत है ये तो अब जांच का विषय होगा या जांच करने पे पता चलेगा। ऐसे वीडियोस जो है इलेक्शन के दौरान बहुत कुछ आता रहता है, लेकिन कितना सही है कितना गलत है। और दूसरा मुझे लगता है कि कृषि मंत्रालय जब उनको दिया गया होगा तो ठोक बजा के दिया गया होगा। कृषि मंत्रालय जो है, कृषि या फिर कृषि का जो पूरा विभाग है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत करीबी है। उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स उसको, और सबसे बड़ा बजट होता है कृषि मंत्रालय का, बहुत ह्यूज बजट होता है। तो ऐसे ही किसी को कृषि मंत्रालय नहीं, उन पर भरोसा दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल भरोसा दिखाता है। सौरभ, दो चीज़ें हैं। पहली बात, नरेंद्र सिंह तोमर के प्लस पॉइंट की बात करें आप तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान, इन तीनों के भी, शिवराज सिंह चौहान को अगर अपने अलावा किसी एक नाम उनसे पूछा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लेंगे। लेकिन जो माइनस पॉइंट है वो ये, सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो कि ओबीसी कम्युनिटी से नहीं आते हैं, फॉरवर्ड हैं, और एक ओबीसी सीएम को हटाकर फॉरवर्ड को सीएम बीजेपी बनाएगी। उसके बाद सोचिए राहुल गांधी क्या नैरेटिव देने की कोशिश करेंगे। बीजेपी ज़रूर इसका ध्यान रख रही होगी। दूसरी बड़ी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो वीडियो आया है सौरभ वो बड़ी समस्या है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फंक्शनिंग है वहाँ पर 3-3 ऐसे वीडियो का आना, बाहर आप मीडिया में चाहे जो कह लें, पार्टी को तो अंदर पता है ना कि हाँ उसकी क्या हकीकत है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर वो ये एक विपक्ष के हाथ में एक नैरेटिव देने की कोशिश करेंगे, जो प्रहार हो रहे हैं करप्शन पर। बिल्कुल 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 सौरभ, और जिस दिन उनका इस्तीफा हुआ उस दिन भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे ये समझ में आ रहा था कि पार्टी ने उसको बहुत गंभीरता से लिया है, और कतई कम से कम इस माहौल में वैसा कदम पार्टी उठाएगी लगता नहीं। बीडी शर्मा चुनाव लड़े भी नहीं है, पहली बात, हालांकि वो कोई बाध्यता नहीं होती, लेकिन दूसरी चीज़ की अगर वैसा कोई विजन होता तो लाया जाता। उनके साथ भी वही समस्या है कि फॉरवर्ड है, ओबीसी हटा के फॉरवर्ड, ये बात राजनीतिक तौर पर तो बिल्कुल भी डाइजेस्ट होने वाली नहीं है। फिर तो बहुत कम ऑप्शन रह जाते हैं, मतलब अगर डिस्कस करने के लिए। बिल्कुल सौरभ, प्रहलाद पटेल के अलावा तो कोई नाम दिखता नहीं। हाँ, डिप्टी सीएम में आप चाहे जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, बाकी लोगों को साधेंगे, लेकिन ओबीसी सीएम को हटाकर आप फॉरवर्ड सीएम दे दें, ये मतलब बीजेपी के अभी के पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और 2024 में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बार बार कोशिश कर रही है कि चुनाव को जात पर लेकर जाए, वहाँ पे ये खतरा उठाएगी पार्टी, इसका संदेह बहुत ज़्यादा है मुझे। नहीं, और दूसरा खतरा ज़्यादा बड़ा है, और हम लोगों को तो पत्रकार के तौर पर कहना चाहिए ना, तोमर जी के ऊपर आरोप नहीं लगे हैं, बड़े भले आदमी हैं, बहुत मोदी जी अमित शाह के विश्वस्त हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन उनके बेटे का वीडियो आया भाई, ऐसे ही भ्रष्टाचार पर तो हम लोग चीखते चिल्लाते हैं और कहते हैं कैसे ही आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। मुझे लगता है कि किसी स्थिति में नरेंद्र तोमर मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, और नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर इतने मुखर हैं, सबसे बड़ी ब्रांडिंग नरेंद्र मोदी की वही है, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर जैसा व्यक्ति कैसे बन सकता है? मुझे किसी कीमत पर नहीं लगता कि नरेंद्र तोमर मुख्यमंत्री होंगे, और इतना बड़ा जोखिम लेने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी तैयार है तब तो फिर 2024 के लिहाज से अच्छी स्थिति ये बात लॉजिकल लगती है हर्षवर्धन जी, लेकिन अगर यही पैमाना है तो फिर तो वो मंत्री भी नहीं हो सकते, फिर तो वो विधायक भी नहीं हो सकते। नहीं, लेकिन जब मंत्री विधायक थे, मैं वही कह रहा हूं, तब तक वो सारी चीजें सामने नहीं आई थी। और अगर आप ध्यान दीजिए तो अब तो वो मंत्री से इस्तीफा दे चुके हैं, ना, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जोखिम क्यों लेगी? नरेंद्र तोमर वहां विधायक के तौर पर रहेंगे वो अलग बात है, लेकिन आप जैसे ही उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी और सबके निशाने पर वो सबसे पहली हेडलाइन क्या चलेगी? मुख्यमंत्री नरेंद्र तोमर बने, और उसके बाद फिर उनके बेटे का वीडियो भी ध्यान में आएगा। ओबीसी अगर सीएम बनते हैं सौरभ तो बहुत ज्यादा संभावना रहेगी कि नरेंद्र सिंह तोमर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि मूलतः वो संगठन के अच्छे कार्यकर्ता के तौर पे जाने जाते हैं, प्रशासक के तौर पे कोई कभी बहुत अच्छी छवि नहीं रही है। और कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आपने देखा कि पहले जो कृषि मंत्रालय हुआ करता था 2019 के पहले, अब उसमें कई हिस्से कर दिए गए, अलग अलग उसमें बांट दिया गया, मत्स्य को अलग किया गया, कॉर्पोरेटिव को अलग किया गया। तो कुशल प्रशासक के तौर पे उनकी छवि नहीं रही है, लेकिन बेहद सहज, मिलनसार और कुशल संगठनकर्ता की अच्छी छवि रही है। उस हिसाब से संगठन ही कमाल में से अगर करप्शन की ही बात हुई तो करप्शन को मान लिया गया कि उनके बेटे का वीडियो जो है वो उसका कारण है, तो प्रदेश अध्यक्ष भी क्यों बनाएंगे? तब ये सवाल नहीं उठेगा एक ऐसे व्यक्ति जिस पे दाग है उसको बना दिया। तो अगर ये बात है कि नरेंद्र सिंह तोमर का बेटे का वीडियो जो है अगर वो प्राइमरी चीज़ है तो बिल्कुल उनको बिल्कुल अलग रखा जाएगा। जी, महिलाओं में जिक्र कर रहा था, उसमें एक अर्चना चिटनीस है, अर्चना चिटनीस, उषा ठाकुर है और मालिनी गौड़ है।
ये 3 नाम है जो उप मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा सकते हैं। मुझे लगता है मालिनी गौड़ की ज़्यादा संभावना है। मालिनी गौड़ भी है, उषा ठाकुर भी है, हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है मालवा से। मालिनी गौड़ भी मालवा से ही आती है, इंदौर से। अर्चना का ध्यान रखना होगा कि सीएम जिस रीजन का होगा, डिप्टी सीएम अलग रीजन का। बुरहानपुर से आती है। तो मुझे लगता है ये 3 महिलाओं में से किसी महिला को उप मुख्यमंत्री अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं बन रहे मुख्यमंत्री तो प्रदेश में कोई भूमिका नहीं होगी उनकी फिर देवेंद्र? बिल्कुल तय मानिए कि प्रदेश में उनकी फिर कोई भूमिका नहीं रहेगी, उनको केंद्र में ही लाया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इस उम्र में उनको स्पीकर बनाया जाएगा, क्योंकि स्पेस वही बचता है। पूर्व मुख्यमंत्री बनाकर आप उस मंत्री तो बना नहीं सकते, विधायक बनाकर सिर्फ रखेंगे शिवराज सिंह चौहान जैसे व्यक्ति के लिए, तो इसकी संभावना नहीं रहेगी। और उनको केंद्र में निश्चित तौर पर उनकी जगह है। और आप नरेंद्र सिंह तोमर क्योंकि कृषि मंत्री नहीं रहे, तो अभी ना सही आप 2024 के बाद अगर बीजेपी जीतती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से अपनी सरकार जब बनाएंगे, तो उसमें कृषि मंत्रालय के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को लेकर बहुत ज़्यादा आशावादी दृष्टिकोण रखा जाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो डेवलपमेंट हुआ उसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कितना शानदार रहा था, और शिवराज सिंह चौहान की समझ उसमें बहुत अच्छी मानी जाती है, तो वहाँ पर उनकी संभावना जरूर रहेगी। अरे ये चर्चा हो रही थी ना यहाँ भी कि भाई जो छत्तीसगढ़ में हुआ, डॉक्टर रमन सिंह ने बगैर अपने नाम को बहुत जोरदार तरीके से आगे बढ़ा करके अपने करीबियों को जो है मुख्यमंत्री बनवा लिया, वो प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए, तो उनके लिए मतलब प्लस रहा मामला सारा। नहीं, निश्चित तौर पर। लेकिन इसमें एक चीज़ और समझिए, जैसे बार बार हम लोग ये कहते हैं और चर्चा में यूँ लगता है कि जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह तानाशाह हों, सुबह सुबह उठते हैं, कोई दिमाग में नाम आया और कहते हैं बस इसी को बनाओ। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का चयन देखें, वो मुख्यमंत्री जिसको अगर एकदम देशज भाषा में कहें तो लिटरल मीनिंग है कि जिसके बाप दादा भी संगीत है। विष्णुदेव साय के पिताजी, ताऊ जी, दादाजी, ये सब जनसंघ के विधायक रहे हैं। विष्णुदेव साय एक सामान्य किसान परिवार से आते हैं। विष्णुदेव साय को संघ भी उसी तरह से चाहता है जैसे अभी वो भारतीय जनता पार्टी में। मुझे लगता है कि ये सब बहुत काम करता है, और उसमें रमन सिंह ने चूंकि पॉजिटिव नोट पर उनका नाम आगे बढ़ाया, तो हो सकता है कि दूसरे राज्यों में भी चयन करते वक्त एक बात इस ध्यान में रखी जाए कि जो मुख्यमंत्री है कम से कम वहां बैड नोट पर कोई बात नहीं हो। ये जरूर हो सकता है। उनकी राय ली। विष्णुदेव साय के बारे में मैं ये बात कहूँगा, देखिए विष्णुदेव साय जो है वो 2014 में चुनाव उनको लोकसभा का टिकट दिया गया था, 2019 में नहीं दिया गया। उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो 2 साल में हटा दिया गया। तो ऐसा नहीं है, उनकी पेशेंस और उसके बाद इन सब घटनाओं के बाद भी उनका लगातार पार्टी में काम करते रहना और चुपचाप काम करते रहना, ये उनके फेवर में गया। नहीं, लेकिन 19 में इसलिए नहीं काटा गया था कि उनका टिकट नहीं दिया जाना था, सभी का टिकट काटा गया था, उसमें उनका टिकट कटा। देखिए वो जो आप मोटी बात कह रहे हैं, जो जिसने धैर्य दिखाया उसको अंत में फल मिलेगा। अब कौन धैर्य दिखा रहा है, कौन अधीर हो रहा है, ये तो आपको सब लगातार दिखाई दे ही रहा होगा।